नहीं, भारत और चीन के बीच जिस तरह के रिश्ते हाल में पिछले 4-5 सालों से चल रहे हैं, वह सबसे निचले स्तर पर चल रहे थे। अब भारत की कोशिश थी कि इसे राजनयिक माध्यम से बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य किया जाए, लेकिन चीन ने कहीं से भी इस तरह के इरादे नहीं जाहिर किए कि वो भारत से रिश्ते सामान्य करना चाहता है। उसने भारत के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्रवाई की, भारत के जो इलाके हैं उन पर कब्जा किया, उनमें उन पर उन इलाकों में अपनी सेनाएं भेज दी और फिर सेनाओं के पीछे 50,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए ताकि उनकी जिन इलाकों पर कब्जा किया है उनकी चौकसी के लिए, भारत की सेना को दूर रखने के लिए उन्हें तैनात करके तनाव का जो माहौल है और बिगाड़ दिया। तो इस तरह पिछले 4.5 साल के दौरान तनाव का माहौल निरंतर खराब होता गया। चीन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत के साथ दुश्मनागत का रवैया अपनाया, वो काफी अप्रत्याशित था। देखिए 2017 में डोकलाम के दौरान जब चीन ने घुसपैठ की थी डोकलाम के इलाके में, भूटान का इलाका था, और तब 73 दिनों के बाद चीन की सेना वहां से वापस हटी थी। उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से पहल की और चीन के राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता का एक दौर शुरू किया। चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के वुहान शहर गए और फिर अगले साल चेन्नई में महाबलीपुरम में चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। तो इस तरह भारत ने अपनी ओर से हर तरह की कोशिश की कि चीन के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते विकसित हों, लेकिन चीन को यह नागवार गुजर रहा था क्योंकि भारत की अहमियत विश्व रंगमंच पर जिस तरह से बढ़ती जा रही थी, भारत जिस तरह से विश्व रंगमंच पर उभरता जा रहा था, चीन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। चीन नहीं चाहता था कि एशिया में उसकी उसके वर्चस्व पर किसी तरह की आंच आए। वह एकमात्र एशिया का नेता के तौर पर अपने को आगे बढ़ाना चाहता था, विश्व के नेता के तौर पर वो भारत को कतई देखना नहीं चाहता था। तो भारत के पर काटने के इरादे से एक तरह से चीन ने भारत पर इस तरह के सैनिक दबाव डाला। भारत जी। पर जो सैनिक दबाव पड़ा उससे भारत पर भारी वित्तीय बोझ पड़ गया। हजारों जी। करोड़ रुपए के साल के खर्चे भारत की सेना के बढ़ गए। तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। तो चीन ने इस तरह से भारत को दबाने की कोशिश की। और अब जब 4.5 साल के बाद जो भारत और चीन के बीच जिस तरह की सहमति विकसित हुई है, वो एक बहुत छोटा सा कदम हम कह सकते हैं रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में। एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन एक पहला मामूली कदम है। भारत और चीन के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर रिश्ते पहले के जैसे सामान्य हो जाएं, जैसे कि 2019 के दौरान चल रहे थे। जिस तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाएं आमने सामने एक दूसरे से अभिवादन करती थी, एक दूसरे को के साथ पर्व त्योहार के दौरान, राष्ट्रीय पर्व त्योहारों के दौरान मेलजोल करते थे, उसी तरह के रिश्ते फिर से विकसित हो। इसके लिए जरूरी है कि चीन की सेनाएं और भारत की सेनाएं आमने सामने की जो तैनाती की स्थिति है, जिस तरह का उग्र तौर पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ तैनात रहती हैं, उससे पीछे हटे। लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं देखता। देखिए जो पहला दौर है डिसएंगेजमेंट का, वह तो कुछ हद तक हासिल हो गया है, लेकिन रिश्तों को सामान्य करने के लिए जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डी एस्केलेशन यानी तनाव भड़काने वाली जो स्थिति है, उससे जी। पीछे हटना पड़ेगा। चीन उसके लिए तैयार नहीं दिखता है। और जो तीसरा कदम है डी इंडक्शन का, यानी सेनाओं को वहां से पूरी तरह हटा लेने का, तो चीन जी। उसके लिए तो कतई तैयार नहीं दिखता है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हित में है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती सामान्य हो जाए, सामान्य रिश्ते बन जाएं। जब भारत और चीन के बीच विवादों की वजह से ही ब्रिक्स मजबूत नहीं हो सका है, और जो आरआईसी नामक का संगठन है, रसिया इंडिया चाइना नाम की जो त्रिकोणीय संगठन बनाने की कोशिश रूस की थी, वो भी नहीं आगे बढ़ सका है। यदि भारत और चीन के बीच दोस्ती के रिश्ते सामान्य हो जाते हैं तो ये आरआईसी को फिर से बहाल किया जा सकता है, और आरआईसी के मंच से रूस पश्चिमी देशों को चुनौती दे सकता है। रूस भारत को इसीलिए साथ लेकर के चलना चाह रहा है, चीन को भी साथ लेकर के चलना चाह रहा है कि तीनों मिलकर के एकजुट ताकत के तौर पर पेश हों, और पश्चिमी देशों, अमेरिकी नेतृत्व वाले जो नाटो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनके उनके जो नीतियां हैं, उनकी जो आक्रामक नीतियां हैं, उनको चुनौती दे सकें। तो रूस के राष्ट्रपति की एक कोशिश होगी कि भारत और चीन के बीच सामान्य रिश्ते बहाल हो जाएं, और फिर ब्रिक्स को मजबूत किया जाए, आरआईसी को मजबूत किया जाए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मजबूत किया जाए। तो ये सब जो संगठन है वो पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं,
हालांकि भारत की एक कतई मंशा नहीं होगी कि रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ा नजर आए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति की ओर से जरूर यह कोशिश होगी कि भारत को साथ लेकर के चले, और जिसमें चीन भी साथ हो, रूस भी साथ हो। तो एक तीन देशों का एक महत्वपूर्ण गठजोड़ विश्व रंगमंच पर उभर सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती पेश हो सकता है।